हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं देवाशीष परिडा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से लेके 1916 तक। अभी ये सवाल उठ रहा है, चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो क्यों शुरुआत हुआ। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, मैं थोड़ा सा बैक जाके आपको बता रहा हूँ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो ट्रेड करने के लिए इंडिया आया और धीरे 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 1857 तक इंडिया को वो कैप्चर कर लिया। उसका जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल कंडीशन को भी अपना हाथ में ले लिया। ओके, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी इंडियंस थे, जो भी कैटेगरी हो, चाहे वो फार्मर हो, बिजनेसमैन हो, जमींदार हो, सब उसका जो रूल रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा परेशान थे। ओके, तो अपना दावी, अपना जो अधिकार को देने ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए बहुत छोटा मोटा पार्टी बनता रहा, लेकिन सब कोई लोकल पार्टी था, सब कोई अपना अपना अधिकार का बात कर रहा था। वहाँ पे पूरे भारत का बात कोई नहीं कर रहा था। ओके, इसी चीज़ को नज़र रखते हुए इंडिया नेशनल कांग्रेस 1885 में शुरू हुआ था। ओके, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन का बात करें, मैं जहाँ पे अंडरलाइन यहाँ पे किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो अंडरलाइन मेरा किया गया है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये वाला 1885, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्मेशन हुआ था। ओके, ये 1885 में फॉर्मेशन हुआ। ओके, और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम थ्री फेज में डिवाइड किया गया था उस समय पे। एक था आपका मॉडरेट फेज। ओके, एक था आपका मॉडरेट फेज, और ये मॉडरेट फेज 1885 से लेके 1905 तक चला। फिर आया रेडिकल फेज, फिर आया गांधीयन फेज। ये रेडिकल फेज 1905 से लेके 1918 तक आया, और उसके बाद गांधीयन फेज आया। ओके, वो आया था 1918 से लेके 1947। ओके, अगर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो अगर क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को कितने भाग में डिवाइड किया गया था, तो आप बोलेंगे 3 टाइप्स में और 3 फेज में। एक मॉडरेट फेज, दूसरा रेडिकल फेज, और तीसरा गांधीयन फेज। ओके, अभी हम देखेंगे द मॉडरेट्स। जैसे कि मैं पहले आपको बताया, मॉडरेट्स, जो मॉडरेट फेज था वो था 1885 से लेके 1905 तक। ओके, अभी सवाल ये उठता है कि ये मॉडरेट्स है कौन, ये मॉडरेट्स है कौन ना। ये जो मॉडरेट्स थे, द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर, जो पहले जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे जो कांग्रेस को डोमिनेट कर रहे थे। ओके, अगर हम सेंटेंस को देखें तो क्या कह रहा है, द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स who dominated the Congress policies were known as moderates. ओके, जितना भी अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे उस समय पर, जो नेशनल कांग्रेस पॉलिसीज को डोमिनेट कर रहे थे, उन लोग को हम मॉडरेट्स कहते थे। और ये जो मॉडरेट्स थे, ये कोई नॉर्मल फैमिली से बिलोंग्स नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कह रहा है, ये जितने भी सारे लीडर्स थे, द लीडर्स ऑफ द मॉडरेट फेज comes from educated middle class background such as lawyers, doctors, engineers, professors and journalists। जो भी हमारा मॉडरेट्स थे वो लोग क्या थे, कोई लॉयर था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई प्रोफेसर था एंड जर्नलिस्ट था। ओके, अभी हम समझते हैं व्हाट आर द थॉट्स ऑफ मॉडरेट फेज लीडर्स। ओके, क्या कह रहा है ना, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ मॉडरेट फेज लीडर्स अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो मॉडरेट फेज का जो लीडर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में क्या सोच रहे थे, क्या विचार कर रहे थे। ओके, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग का जो मॉडरेट्स थे,
वो मिडिल फेज का या मॉडरेट फेज का, उन लोग ब्रिटिश सरकार के बारे में क्या सोच रहे थे। पहला पॉइंट यहाँ पे वो कह रहा है द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट एन एनिमी बट आज एन एली। क्या इंटरेस्टिंग बात कहा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना एनिमी समझते ही नहीं थे। समझ में आ रहा है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी वो इंडिया में आ रहा है ट्रेड करने के चलते और उसका राजनीतिक पावर को हासिल कर रहा है, फिर भी जो मॉडरेट्स थे वो लोग ये सोच रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन के लिए एनिमी नहीं है बट एज एन एली। एली का मतलब यहाँ पे होता है कोऑर्डिनेटर, आपका सहयोगी। ओके, तो ये पहला पॉइंट हमको समझ में आ रहा है, मॉडरेट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना एनिमी नहीं समझ रहे थे बल्कि अपना कोऑर्डिनेटर समझ रहे थे। सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे वो कह रहा है ना, इंडिया's progress could be possible only under the British supervision। क्या कह रहा है ना, इंडिया का प्रोग्रेस कैसे हो सकता है, इंडिया का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है ना, इंडिया का डेवलपमेंट सिर्फ ब्रिटिश सुपरविजन के अंडर में पॉसिबल हो सकता है। ये उनका थॉट्स था। तीसरा थॉट्स था, अच्छा तीसरा ये बात था वहां पे, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। इसका मतलब ये होता है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आमने सामने कभी नहीं होते थे। समझ पा रहे हैं, जबकि ये चाहते थे कि इंडिया को जो हार्शनेस मिल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो थोड़ा सा कम हो सके, इंडिया का डेवलपमेंट हो सके, लेकिन ये डायरेक्टली कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने आना ही नहीं चाहते थे। इसलिए कह रहा है दे आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तीसरा पॉइंट हमारा समझ में आ गया। चौथा पॉइंट वो क्या कह रहा है, दे बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ लिबरलिज्म। वो किसके ऊपर विश्वास करते थे ना, स्पिरिट ऑफ लिबरलिज्म। एंड देयर पॉलिटिकल आउटलुक क्या था, उनका जो पॉलिटिकल आउटलुक था वो था कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरलिज्म एंड मॉडरेशन। वो चाहते थे हमारा जो पॉलिटिकल आउटलुक हो वो लिबरलिज्म और मॉडरेशन का कंबाइन हो। ये सर नॉट, तो चौथा पॉइंट हम लोग को समझ में आ गया। पांचवा पॉइंट वो कह रहे हैं दे बिलीव दैट इंडिया शुड ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स द डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। दैट मीन्स ये कह रहा है कि वो लोग जो बिलीव कर रहे थे इंडिया जो डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहता है वो धीरे धीरे होगा। ओके, तो ये उनका विचार था मॉडरेट्स का। ओके, चलिए मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जो 5 पॉइंट्स बुक में दिया है आपके, ये आपके समझ में आ गए होंगे। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझते हैं ये जो मॉडरेट्स थे उनका ब्रिटिश सरकार के सामने क्या क्या पॉलिटिकल डिमांड्स था। ओके, अभी देखेंगे ना, व्हाट आर द पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स का पॉलिटिकल डिमांड्स क्या क्या था, तो पहला पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। वो कह रहे हैं दे वांटेड ए लार्ज शेयर इन द गवर्नमेंट। ओके, वो क्या चाहते थे ना, दे वांटेड ए लार्ज शेयर इन द गवर्नमेंट एंड मोर रिप्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज। वो चाहते थे जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हमको एक लार्ज शेयर चाहिए और रिप्रेजेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़, रिप्रेजेंटेशन जैसे कि लोक प्रतिनिधि एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, और बड़ा बड़ा जो पोस्ट था और अपॉर्चुनिटी था उनको इंडियंस को मिले। उस समय पर क्या हो रहा था, जितना भी बड़ा बड़ा पोस्ट था और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन लोग जनरली ब्रिटिश का होते थे। ओके, लेकिन वो इंडिया का नहीं होते थे। तो इन लोग का यही एक डिमांड था, उनके डिमांड से एक डिमांड ये भी था ना, उनको क्या चाहिए ना, गवर्नमेंट से एक लार्जेस्ट शेयर चाहिए और इंडियंस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। दूसरा क्या था ना, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। जितना मिलिट्री में पैसा क्या किया जा रहा था, खर्चा किया जा रहा था, उसको कम कर दिया जाए। ओके, तीसरा पॉइंट ये था
मोर एक्सपेंडिचर इन द डेवलपमेंट फॉर द एजुकेशन। बोलते थे कि जितना पैसा आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एजुकेशन का डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाए, इसलिए वो कह रहे हैं मोर एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन। चौथा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस सिविल एग्जामिनेशन इन इंडिया एज वेल एज इंग्लैंड। कहते हैं जो हम लोग का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आज की डेट के, जिसको हम कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस यूपीएससी, तो ये एग्ज़ाम उस समय का बोलते थे कि वो साइमल्टेनियस होना चाहिए इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। ओके, तो ये उनका चौथा डिमांड्स था। पांचवा डिमांड्स था सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। वो चाहते थे जो जुडिशरी डिपार्टमेंट है उनको एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए। तो ये 5 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। मैं इसको और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पहले वो चाहते थे लार्ज शेयर ऑफ गवर्नमेंट एंड मोर रिप्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस। दूसरा पॉइंट यही कह रहा है रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तीसरा कह रहा है मोर एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाए। चौथा कहते थे जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होता था वो इंग्लैंड के साथ इंडिया में भी हो। और पांचवा पॉइंट जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना था। ओके, तो ये 5 पॉइंट उनका पॉलिटिकल डिमांड्स था मॉडरेट्स का। ओके, अभी ये कह रहा है इन लोग का जो पॉलिटिकल डिमांड्स था, ये पॉलिटिकल डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए वो क्या क्या स्टेप उठा रहे थे और क्या क्या उनका मेथड्स था। वो कहता है उनका क्या था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन ये एक मेथड था। दूसरा होल्डिंग मीटिंग्स था उनका, पासिंग रिजोल्यूशंस, सेंडिंग पिटिशंस। वो बार बार क्या करते थे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे, मीटिंग्स बार बार कंडक्ट कर रहे थे, जितना रिजोल्यूशन था उसको पास कर रहे थे, और जो पिटिशन था वो बार बार क्या कर रहे थे, सेंड कर रहे थे। क्यों सेंड कर रहे थे ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पब्लिक का ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सके। ये समझ में आ गया आपको। तो क्या क्या मेथड था उनका, एक में था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, दूसरा था होल्डिंग मीटिंग्स, तीसरा था पासिंग रिजोल्यूशन, चौथा था सेंडिंग पिटिशन। क्यों इसको सेंड कर रहे थे या इतना सारा मेथड्स को वो यूज़ कर रहे थे ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन को वो इन्फ्लुएंस कर सके। ओके, अभी हम देखेंगे ये जो मॉडरेट्स थे उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। ओके, उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में अभी हम सोचेंगे ना, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट्स। ओके, पहला पॉइंट्स वो कह रहा है द अर्ली नेशनलिस्ट डिड नॉट अचीव सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे होगा अचीव, स्पेक्टाकल नहीं होगा, ये होगा प्रैक्टिकल होगा, ये एक्चुअली ये होगा प्रैक्टिकल सक्सेस, वेरी फ्यू ऑफ रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। ओके, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो ज़्यादा कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाए थे, कुछ रिफॉर्म्स को वो इंट्रोड्यूस्ड किए थे। ओके, दूसरा पॉइंट कह रहा देयर मेथड्स वेयर क्रिटिसाइज्ड। उनका मेथड को क्या किया जा रहा था, क्रिटिसाइज किया जा रहा था। आज द पॉलिसी ऑफ थ्री पीस, आज द पॉलिसी ऑफ 3 Ps। और ये 3 Ps क्या है, एक होता है पिटिशन, दूसरा है प्रेयर, तीसरा है प्रोटेस्ट। ओके, सो सेकेंड पॉइंट हमको समझ में आ गया, उनका मेथड को 3 Ps में क्रिटिसाइज किया जा रहा था। और ये 3 Ps क्या है ना, एक पिटिशन है, दूसरा प्रेयर है, तीसरा प्रोटेस्ट है। ओके, तीसरा पॉइंट वो क्या कह रहा है, दे फेल्ड टू मेक एनी रूल्स एमंग द कॉमन पीपल। इसका मतलब ये है ये लोग जो कॉमन पीपल थे, ये कॉमन पीपल में अपना कोई बेहतर इमेज नहीं बना पाए थे, कोई रूट बना नहीं पाए थे। बट वो ऑलवेज वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे विश बेटरमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, लेसन द हार्शनेस
ऑफ द ब्रिटिश रूल। जबकि ये लोग चाहते थे क्या, ना इंडियन सोसाइटी में बेटरमेंट आए, डेवलपमेंट आए, और जो ब्रिटिश सरकार का जो रूल्स था, जो हार्शनेस करता था इंडियन पीपल को, वो कम हो जाए। फिर भी ये लोग इंडियन लोगों के मन में उतना अच्छा जगह नहीं बना पाए। ओके, और ये कहाँ पर फोकस कर रहे थे, ये फोकस कर रहे थे, ये दे फोकस्ड पब्लिक अटेंशन ऑन इंडियन प्रॉपर्टी एंड प्रोपागेटेड देन थ्योरी। वो क्या कर रहे थे ना, इंडियन प्रॉपर्टी एंड प्रोपागेटेड देन थ्योरी के ऊपर पब्लिक का फोकस को अटेंड कर रहे थे। ओके, उनका अटेंशन को कैप्चर कर रहे थे, कि दिखा रहे थे कि इंडियन प्रॉपर्टी क्या है और कैसे ड्रेन थ्योरी दादा भाई नारोजी ने दिए थे, तो उसको वो दिखा रहे थे। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स में। अच्छा, नेक्स्ट तो वही सेम पॉइंट है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स में दे सक्सीड इन क्रिएटिंग वर्ल्ड पॉलिटिकल अवेकनिंग इन द सेंस ऑफ यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा है यहाँ पर। वो भले ही ज़्यादा कुछ वो क्या नहीं कर पाए थे, अचीवमेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक वर्ल्ड पॉलिटिकल अवेकनिंग इंडियन के भीतर जागृत कर लिए थे। एंड सेंस ऑफ यूनिटी, एकता का बल, वो यूनिटी कैसे, क्योंकि देखिए इससे पहले बहुत सारे क्या थे, पॉलिटिकल पार्टीज थे, लेकिन वो सब क्या थे, लोकल थे। सब कोई अपना अपना प्रॉब्लम को लेके ब्रिटिश सरकार के पास जा रहे थे, और ब्रिटिश सरकार क्या नहीं कर रहा था, उसको कोई देख ही नहीं रहा था। लेकिन ये क्या करे ना, सबको यूनिट करने के प्रयास किए थे। ओके, और ये लोग कहाँ पर पॉपुलराइज थे, कह रहा है कि दे पॉपुलराइज्ड एमंग द पीपुल ऑफ आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी। जो लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते थे, सिविल लिबर्टी को पसंद करते थे, ये लोग, ये जो मॉडरेट्स थे, उन लोग के बीच पॉपुलराइज थे। ओके, in spite of there are many failures, the early nationalists laid strong foundation for national movement। वो फेल्योर हुए, ये जरूर बात है कि वो फेल्योर हुए, लेकिन ये फाउंडेशन बना दिए किसके लिए ना, नेशनल मूवमेंट, फर्दर नेशनल मूवमेंट के लिए एक क्या बना दिए, एक बेस बना दिए, एक फाउंडेशन बना दिए। और इन लोग को हम ये भी कह सकते हैं रूट मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इनको हम क्या कह सकते हैं ना, रूट मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो अभी तक हम क्या सीखे मॉडरेट्स के बारे में, जितना भी पहले हम देखे मॉडरेट किसको कहेंगे, उसके बाद उनका विचार क्या था, उसके बाद उनका डिमांड्स क्या था, अभी हम उसको देखें उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। ओके, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।